माउंटेनियरिंग के पहले पड़ाव में हमने रॉक क्लाइंबिंग, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग, साथ ही थोड़ी मस्ती, थोड़ा प्यार और थोड़ा सा दर्द सह लिया है। अब इस खेल के दूसरे पड़ाव में हर खिलाड़ी या तो हार जाएगा या खेल जाएगा। तो आज ये बैच नंबर 360 अपना सारा सामान बांधकर सोलंग वैली निकलेगा। सोलंग नाला अपना पहला बेस कैंप होगा। ऑल वेल ब्रो। वापस से खाली। ये जो बैग आप देख रहे हैं ये कम से कम 20 केजी से ऊपर के हैं। उसके ऊपर जिसका जितना पर्सनल सामान है वो अलग से। और आज का ट्रैक रूट है लगभग 12 से 15 किलोमीटर। इतना भारी बैग उठा के इतना लंबा ट्रैक मैंने कभी नहीं किया, लेकिन इस ट्रेनिंग ने थोड़ा मजबूत और थोड़ा मजबूर बना दिया है। आज इस ट्रेनिंग का 11वां दिन है, 11 सितंबर, और यहाँ वापस आने तक यानी कि 24 सितंबर तक हम बस हर दिन चलते ही रहेंगे। तो अब मैं आपको सारे रास्ते दिखाऊंगा कि किसका कैसा हाल है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? मेडिटेशन लग रहा है। मेडिटेशन? हाँ। शोल्डर स्ट्रैप प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हैं? नहीं। तो कंफर्टेबल लग रही है आज? हाँ। बिल्कुल। चलो कंफर्टेबल, ऐसे ही मोड पे चलते रहना है बस। लेट्स सी। मेरी जान कैसा है? बहुत बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया। 20 किलो रुकसक बढ़िया चल रहा है। कोलकाता में कुछ बोलना अपनी भाषा में। शुभ हो दुर्गा पूजा, मिस कोरबो दुर्गा पूजा। वी आर कमिंग फॉर दुर्गा पूजा। आइसेक्स तो सही है यार, बांध दे इसको। ऑल गुड। ऑल गुड। इस पॉइंट पे लग रहा था कि शायद मैं कर लूँगा, क्योंकि सोलंग वैली का एल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है, यही रोड से होते हुए जाना है। लेकिन मन में आ रहा था कि रोड बनी है तो ट्रैक कर ही क्यों रहे हैं। हालांकि आप गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन आपकी ग्रेड पे फ़र्क पड़ सकता है। लद्दाख से कन्याकुमारी तक? हाँ। अभी कहाँ से चले हो? Sorry, I'm little bit slow in Hindi. I'm saying like from where you have started. Kanyakumari to. You have already started from Yeah, Kanyakumari. Oh, you are close to Ladakh, huh? Yeah. Now it's just 426 kilometers Left. Yeah. And how many you have traveled so far? How many kilometers? 3,700 nearly. 3,700 किलोमीटर्स इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है और 400 कितना बोला? 426 किलोमीटर इनका रह गया है। I also have a YouTube channel. My YouTube channel name is Time to Visit. Please give your support, hopes. तो ये हमारा जो है पहला स्टॉप था अराउंड 3 किलोमीटर पे। और दादा थोड़े से परेशान है शोल्डर पेन की वजह से। कोई नहीं दादा, चलेगा। शेर बंगाल टाइगर, महाराष्ट्र की शान। जय महाराष्ट्र। एवरेज 4.4, डिस्टेंस 3.95। बहुत सही। बिल्कुल शुरू में थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा था, लेकिन अभी अपन सेट हो गए हैं इस बैग के साथ, अपने शरीर के साथ चिपक गया ये। एक्चुअल में रास्ता प्लेन है तो उस वजह से भी इजी लग रहा है, क्योंकि हम रोड ही जा रहे हैं, ऐसे स्टीप नहीं है। दादा भी मज़े ले रहे हैं। मैं यहाँ बेस्ट में नहीं आता, शायद फिजिकल फिटनेस में बीच में कहीं होऊंगा, लेकिन हर दिन अपना बेस्ट दे रहा था। यहाँ हर दिन एक लड़ाई है, खुद से खुद की लड़ाई। हर दिन के खेल की उत्तेजना और खौफ दोनों हैं आपके मन में, जिसके अंत में आप हारते हो, जीतते हो और हर दिन के खेल से कुछ सीखते हो। मतलब हर दिन एक संघर्ष है, रगड़ा है, जिसे चाहे आप हंस के ले लो या रोते हुए, चॉइस आपकी है। ओए तालियां करो ज़्यादा के लिए यार, तालियां बजाओ तालियां।
तो फाइनली यहाँ से बस अब 1 किलोमीटर के आसपास है और आज कुछ ऐसा फील होगी जैसे शेरपा बन गए हम। फाइनली ये है कैंपस। भाई पीछे मत गिर जाना। और ये जो मेस्टिन आप देख रहे हो, आज से यही अन्नदाता है। इसी में खाना पीना है और इसी को धो के अपने पास रखना है। अबे मेरे हाथ से छूट जाए। बस 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 अरे बस 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 मैंने पकड़ रखा है तो डालता जाएगा। हाँ छोले वाले भैया। हाँ जी डालो। 60 रुपये एक प्लेट। 2 रोटी मिलेगी साथ में, भर के डाल दो बस। और परंपरा अनुसार आने के बाद बैग रूम पे रखा, उसके बाद लंच हुआ और अब फिर से तैयारी है एक छोटे से ट्रैक की, जो कि बिल्कुल पास में ही है, अंजनी महादेव। 2 किलोमीटर का खूबसूरत सा रास्ता है और इसकी एक खास बात है जो आपको पहुंच के दिखाएंगे। वो दूर जो आप जल की धारा देख रहे हैं, उतनी ऊंचाई से पानी बरसता है सीधा शिवलिंग पर। मतलब ये प्रकृति खुद शिवलिंग का जल अभिषेक करती है। और क्योंकि पानी बहुत ऊंचाई से गिर रहा है, ये ऐसे प्रतीत होता है जैसे शिवलिंग पर वर्षा हो रही हो। और सर्दियों में यही पानी बर्फ बन जाता है और एक बड़े शिवलिंग का आकार ले लेता है। इसे देखने का एक अपना ही सुकून था। कुछ 2 पल की राहत थी आज दिन भर की थकान के बाद। तो आज के दिन में इतना ही। कल आपको नए संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा। एक्लेमेटाइजेशन, हिंदी में बोले तो जलवायु के अनुकूल होना। देखिए, हर जीव का शरीर अलग अलग वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करता है। वहाँ की हाइट, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की धूप, वहाँ की मिट्टी वगैरह वगैरह। इस एडजस्टमेंट की प्रक्रिया को एक्लेमेटाइजेशन कहा जाता है। और क्योंकि कल ये पूरा बैच बकरथाच मूव करेगा, जिसका एल्टीट्यूड है कुछ 3300 मीटर और सोलंग वैली है लगभग 2500 मीटर के एल्टीट्यूड पे, तो इस एल्टीट्यूड गेन को हम सबका शरीर अच्छे से एडजस्ट कर पाए, इसलिए आज हम करेंगे एक्लेमेटाइजेशन ट्रैक। तो पूरी पातालसू पीक है लगभग 4300 मीटर की, लेकिन हम लोग जाएंगे कुछ 3300 मीटर तक। We both know I'm to blame. Call my number, call my name. If you wander back again. Call my number. उसके बाद इस हाइट पर हमको मस्त एक लेक्चर दिया गया पहाड़ों के ऊपर। और सोलंग नाला वापस आकर जब घनघोर नींद का समय था, हमें टेंट पिचिंग के ऊपर एक लेक्चर दिया गया, क्योंकि चारपाई तक का सफर बस आज रात तक का है। कल से बाकी की ट्रेनिंग तंबू गाड़ के होगी। अभी ज्वाइन कर रहे हैं, यूजुअली ये डिसमेंटल्ड होते हैं। सोलंग नाला से बकरथाच कुछ 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक तो इजी है, लेकिन कठिन है इस बैग के साथ ट्रैक करना। कल तो सीधा रोड वाला रास्ता था, लेकिन आज प्रॉपर ट्रैकिंग है और लग रहा था कि यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, इस बैग को बकरथाच तक पहुंचाना। वैसे हर टास्क से पहले पूछा जाता है कि जो लोग फिट नहीं हैं वो गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन हमने मन में ठाना हुआ था कि हर टास्क कायदे से पूरा करेंगे।
कैसा लग रहा है? फिलहाल बस स्टार्ट तो अच्छा लग रहा है, आगे जाके पता नहीं कैसा होगा, बट आई एम रेडी। रेडी? आई एम रेडी। जिस शॉर्टकट लिया ना वैसा हो। चलो बॉयज। दे रहा हूँ मैं। अरे वो थैंक यू। तो फाइनली एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के हम पहुंचते हैं बकर थाच। नीचे से निकाल, बिल्कुल नीचे से। मेरे पीछे आ गया। किसको रोटी चाहिए? सलाद है, सलाद। आगे की ट्रेनिंग को समझने से पहले बेस कैंप को समझना जरूरी है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने बेस कैंप बकर थाच का एक ओवरव्यू देता हूं। बकर थाच, थाच बोले तो मेडो, ग्रासलैंड, जैसे हम उत्तराखंड में बोग्याल बोलते हैं, हिमाचली में थाच बोलते हैं। तो पूरा बकर थाच तीनों तरफ से बहुत बड़े पहाड़ों से घिरा है, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादातर बादल लगे रहते हैं और धूप आना किस्मत की बात है। ये वाला अपना टेंट है और वो दूर येलो वाला है हमारा डाइनिंग हॉल। उसी के साथ में किचन है, लेफ्ट में बर्तन धोने का इंतजाम है, इसके पीछे हमारे इंस्ट्रक्टर के कैंप्स हैं और साथ में ये ग्रीन वाले छोटे छोटे टेंट हैं मेडिकल ओपीडी। लेफ्ट में ब्यास नदी बह रही है जिसमें आप कभी भी नहा सकते हो और राइट वाले कैंप हैं AMC वालों के, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स वालों के। तो कुछ ऐसा है अपना बेस कैंप और अब हमारी ट्रेनिंग की कहानी कल से शुरू होगी। ट्रेनिंग के मैदान में उतरने से पहले हर ट्रेनी सुबह एक जंग लड़ता है, हल्के होने की जंग, लघु शंका। क्योंकि अगर आप सुबह समय से हल्के नहीं होंगे तो आपका दिन भारी हो जाएगा। अब समस्या यह है कि 2 टॉयलेट टेंट हैं कम से कम 200 लड़कों के लिए, जिसमें से एक टेंट ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। अब दूसरा ऑप्शन आता है आगे जंगल और झाड़ियों में जाने का, जिसे येलो जोन घोषित कर दिया गया है। तो हर खिलाड़ी सुबह उठता है, आइसेक्स उठाता है जिससे कि वो एक गड्ढा कर सके और उस गड्ढे में सारे कार्यक्रम करके उस गड्ढे को बंद कर सके। ये सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन ये सब आपको 5 बजे उठकर करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सुबह आप लेट उठें और येलो जोन में महफिल जम जाए। उसके बाद नदी के पानी से आप फ्रेश होते हैं और अब वक्त हो गया है ट्रेनिंग एरिया में जाने का। वो जो दूर बर्फ वाले पहाड़ आपको दिख रहे हैं वहां जाना है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का बिल्कुल स्टीप ट्रैक है। जी हाँ, इस खेल के पहले पड़ाव में हम सीखेंगे स्नो क्राफ्ट। स्नो क्राफ्ट बोले तो वो सारी एक्टिविटी जो हम स्नो फील्ड में करेंगे। वो अभी बेस कैंप से यहाँ पर आ गए हम और अभी वहाँ पे जाना है। पहले सोचा था कि शायद बैग को बकर थाच तक उठा दें, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन नहीं, यहाँ हर दिन पिछले दिन से एक स्टेप और ज़्यादा टफ होता है। अब आने वाले 6-7 दिनों में हमें रोज़ ये पहाड़ चढ़कर ट्रेनिंग एरिया तक जाना है, जिसमें सबसे पहले इस पहाड़ को चढ़ना है। उसके बाद मोरेन आ जाता है। मोरेन बोले तो ग्लेशियर से लगा हुआ बिल्कुल पथरीला रास्ता। फिर मोरेन से होके गुजरने के बाद जब आप ट्रेनिंग एरिया में पहुंचते हो तो बची हुई शक्ति के साथ आपको बर्फ में चढ़ने का खेल सीखना है। जूते पहनते पहनते ना फाड़ दूंगा फाड़। अंतरात्मा से निकल रही है आवाज। जी हाँ,
जब भी आप किसी एक्सपेडिशन पे जाएंगे वहाँ बर्फ से लदे पहाड़ों से आपका सामना ज़रूर होगा। तो उन पहाड़ों को कैसे नेगोशिएट करना है ये हम सीखेंगे 6 स्टेजेस में। पहला, बर्फ में चढ़ने की तकनीक। दूसरा, बर्फ में उतरने की तकनीक। तीसरा, बिलेइंग एंड एंकरिंग। चौथा, अगर आप बर्फ के पहाड़ों में फिसल गए तो खुद को बचाने की तकनीक। पांचवा, स्लाइड करते हुए उतरने की तकनीक। और आखिरी, फिक्स रोप की मदद से क्लाइंब करने की तकनीक। मुझे कह रहे हो सर? पहले ही थोड़ा हालत ख़राब थी और अब बारिश भी हो गई है। ऊपर वाला भी पक्का माउंटेनियर बना के रहेगा मतलब। ठीक है, जैसे ही आप लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो, कहीं पर भी है ना, घर गांव में पहुंचते हो, तो इमीडिएट वो नोट खुलना चाहिए। वो आप अपना शाम में वापसी के बाद लेक्चर्स होते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स पे। और अगर उसके बाद कुछ समय बचता है तो आपको जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने का टास्क दिया जाता है, जिससे कि हम गर्म पानी करते हैं। और इसी आग की मदद से जो ट्रेनिंग एरिया में हमारे गीले कपड़े और ग्लव्स वगैरह हैं उन्हें भी थोड़ा सुखाते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से यहाँ धूप का नामो निशान नहीं है। पल दो पल के लिए धूप आती है और फिर बादल लग जाते हैं। और फिर दिन भर की थकान के बाद मस्त नींद नसीब होती है। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, उसकी फुटेज नहीं है, बस आवाज़ सुनो। हमारे टेंट के नीचे एक गड्ढा है और हम रोज उसी गड्ढे में सो रहे हैं। सोचा था किसी दिन वक्त मिलेगा तो पूरा टेंट खोल के उसे फिल कर देंगे, लेकिन शरीर कुछ ऐसे टूट रखा होता है कि उस खड्डे में लेटते ही हम बेहोश, स्लीपिंग बैग के अंदर घुसने के बाद सीधा दूसरी दुनिया में। और अब मज़े की बात यह है कि ये पूरा दिन कल फिर से रिपीट होगा। फिर से वापस हम पहाड़ चढ़ेंगे और फिर से ट्रेनिंग एरिया में उतरेंगे। अब 3 दिन की स्नोक्राफ्ट की ट्रेनिंग के बाद अब हम सीखेंगे आइस क्राफ्ट। आइस क्राफ्ट बोले तो वो सारी एक्टिविटी जो हम आइस फील्ड में करेंगे। देखिए, स्नो बोले तो वो सॉफ्ट वाली बर्फ और आइस बोले तो ठोस वाली बर्फ, जैसे ग्लेशियर होते हैं एकदम सख्त। तो आइस में ट्रेन होने के लिए 2 टूल बहुत काम आते हैं। पहला है क्रैम्पॉन, जो कि आपके क्लाइंबिंग बूट के साथ फिट होकर आपको आइस फील्ड में ग्रिप प्रदान करेगा। और दूसरा आइस एक्स, जिस तरीके से क्रैम्पॉन की मदद से आप अपने पैरों को आइस में कहीं भी होल्ड कर सकते हो, उसी तरीके से आइस एक्स की मदद से आप अपने हाथों को आइस में कहीं भी होल्ड कर सकते हो। अच्छा, मैं जो भाषा और टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत साधारण है, प्रॉपर माउंटेनियरिंग के नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है इस अनुभव को आप तक पहुँचाना जिस भाषा में आप समझ पाओ, ना कि ये ट्रेनिंग आप लोगों को करवाना। अच्छा, तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने स्नो वाले पहाड़ों को नेगोशिएट करना सीखा था, हम आइस वाले पहाड़ों को भी नेगोशिएट करना सीखेंगे। तो पूरी आइस क्राफ्ट को हम 5 स्टेजेस में सीखेंगे। पहला, असेंडिंग टेक्निक्स यानी ऊपर चढ़ने की। फिर डिसेंडिंग टेक्निक्स, नीचे उतरने की। तीसरा, बिलेइंग एंड एंकरिंग। चौथा, ग्लेशियर ट्रैवल, यानी कि अगर पहाड़ चढ़ते हुए आपको कोई ग्लेशियर मिलता है तो उसे आप कैसे नेगोशिएट करोगे। और पांचवा, क्रेवासेस रेस्क्यू, यानी कि अगर कोई क्लाइंबर क्रेवासेस में फंस गया तो प्रॉपर रेस्क्यू टेक्निक से आप उसको कैसे बाहर निकालोगे। 1 2 एक ही लाइन में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और सबसे मस्त जिंदगी जी रहे थे ये लोग। देखो, चाय तो आपने बहुत जगह पी होगी, लेकिन ट्रेनिंग एरिया में चाय पीने का अनुभव शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। समझ लीजिए कि ये चाय और पार्ले जी आपकी भूख और प्यास दोनों तृप्त करते हैं। और अगर आप चाय पसंद नहीं भी करते हो तो भी आप गिलास भर के चाय पियोगे। आइस क्राफ्ट की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक दिन पूरा बारिश और तूफान चल रहा था, जिसमें हमें ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये ड्राई राशन हमें सर्वाइवल नाइट के दिन काम आएगा। सर्वाइवल नाइट क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आ जाओ प्राणियों, आ जाओ। अब क्योंकि
हम लोग ना तो बाहर जा सकते थे और ना ही कोई एक्टिविटी कर सकते थे। हमने अपने ही टेंट में अपने ड्राई राशन से 3 पत्ती खेलना शुरू कर दिया। 1 किशमिश, 1 टॉफी, 1 बादाम, तेरा क्या है? 1 काजू। काजू। 11। लेकिन अगले दिन ऊपर वाला मेहरबान था और 5-6 दिन बाद मस्त धूप खिली थी और अब आपको स्वर्गलोक के दर्शन होंगे। जो अपने साथ है उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है? यस सर। अगर कुछ पता लगा, कुछ बोला या फिर वो गया, ठीक है? यस सर। जितने दिन इतनी मेहनत की वो सारी बेकार हो जाएगी। यस सर। ठीक है? यस सर। ओके, तो ऐसा कोई है जो नहीं आना चाहता है? नो सर। नो सर। किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। पक्का? यस सर। सब जाएंगे? यस सर। ओके। स्नोक्राफ्ट और आइस क्राफ्ट की ट्रेनिंग के बाद अब फिजिकल ट्रेनिंग का हमारा आखिरी पड़ाव है हाइट गेनिंग। और जैसा कि नाम बता रहा है, हमें एल्टीट्यूड गेन करना है। हमारा बेस कैंप बकरथाच का एल्टीट्यूड है तकरीबन 3300 मीटर और हम जाएंगे शेतीधार के बेस कैंप तक, जिसका एल्टीट्यूड है लगभग 5000 मीटर। आज की डिस्टेंस हमें बहुत कम तय करनी है, लेकिन एल्टीट्यूड बहुत गेन करना है, यानी कि ये ट्रैक बहुत स्टीप है। इनफैक्ट इस रिज को रेप रिज बोला जाता है। बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्यास कुंड है और इसके बाद जो है असली एलिवेशन शुरू होता है और इस पॉइंट पे सिचुएशन जो है पलट गई। पहले मुझे लगा था जब हम नीचे बकरथाच से निकले थे कि मैं आसानी से मतलब कर लूँगा, मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन यहाँ के बाद एक एक स्टेप रखना जो है टफ हो रहा था। बल्कि ज़्यादा सामान नहीं था हमारे पास, एक छोटा सा बैग था, उसमें रेनकोट था, एक वाटर बॉटल थी, थोड़ा सा ड्राई राशन था, लेकिन लिटरली मेरे को वो भी इतना भारी लग रहा था कि जो साइड के पत्थर वगैरह थे मेरे मन में आ रहा था कि भाई इनमें कहीं रख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मूव करता हूँ और आते हुए ले जाऊँगा। अजीत भी मेरे साथ में था, लेकिन मैं देख पा रहा था कि मतलब अजीत बहुत फिट है मुझसे और मुझे लग रहा था कि वो कर लेगा, लेकिन वो शायद मेरी वजह से स्लो चल रहा है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तू बढ़, तू आगे चल। और वो मुझसे फिर उसके बाद उसने 30-40 मीटर लीड में वो मेरे से आगे था और मेरे को दिख रहा था क्योंकि धुंध बहुत थी तो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मंजिल है एग्जैक्टली कहाँ पे। मन में बेसिकली 2 थॉट्स आ रहे थे दोनों तरफ कि आखिर ऊपर जाना क्यों है, मतलब जाके ठीक है नाम हमारा लिखा जाएगा और ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके सर्टेन मार्क्स हमें दिए जाएंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद तो नीचे ही उतरना है, हम उसके मतलब एक तरीके से मज़े लेने तो ऊपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन दूसरा थॉट ये भी आ रहा था कि अब तक हमने सारी एक्टिविटी की हैं, मतलब सब जगह हमारी प्रेजेंट है और सब कुछ हमने बहुत अच्छे से किया है और सिर्फ ये एक टास्क अगर मिस कर देंगे तो खुद से मतलब अंदर से अच्छा फील नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि यार ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, सिर्फ देखो ये वो पॉइंट है, अभी मैं ये कैमरा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड तक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो गोप्रो भी मैंने छोटे वाले बैग में डाला और शुरू हो गया। तो मैंने मन में सोचा कि यार सिर्फ 500 कदम लूँगा, चाहे बिल्कुल नहीं रखे जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा बिल्कुल क्रॉल करते हुए छोटे छोटे 500 कदम लेके बढ़ूंगा। तो ऐसे ही जब कुछ 1000 वगैरह के आसपास मैं कदम लिया और जब मैं बेवकूफ़ बना रहा था दिमाग को कि अगले 500 में क्विट कर दूंगा, अगले में क्विट कर दूंगा, बस 500 और, लेकिन फिर एक आवाज़ आती है,
पहले लगा था कि मतलब पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपन पहुंच गए। कितना वाइट लग रहा है ना। रोप नंबर 10 आगे। रोप नंबर 10 नवीन रावत। एन है तेरा भी? नवीन, हाँ नवीन। सीक्वेंस 2 02। आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे, ठीक है? तो कुछ भी अच्छे से रहना सबने, ठीक है? यस सर। क्लियर? यस सर। पता ना आपको ए और बी बनाने में क्या कुछ नहीं लगता है ना? ए ग्रेड और बी ग्रेड में लिखने में क्या लगता है? लगेगा कुछ? नहीं सर। स्याही भी सेम ही है, ठीक है? लास्ट दिन बहुत सारे यहाँ पर केसेस हुए, ठीक है? और कोर्स की बात बता रहा हूँ, तो आइए लास्ट दिन अच्छे से रहना, ठीक है? यस सर। क्लियर? यस सर। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। सर्वाइवल नाइट बोले तो बिना रात के भोजन के, बिना किसी छत के आपको एक रात गुजारनी है बिना सोए। जैसा मैंने बताया था आपको, एक दिन हमें ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वो आज रात सर्वाइवल नाइट के दिन ही काम आएगा। सर्वाइवल नाइट वैसे तो हमारी ऊपर ही होनी थी बकरथाज के जंगल में, लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से आज यहाँ सोलंग नाला में हो रही है, और ज्यादा बारिश के चलते खुद को बचाने के लिए टेंट का सिर्फ आउटर पार्ट हमें यूज करने के लिए कहा गया है। आज रात बिना सोए निकालनी है, तो मैंने सोचा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी लोगों से उनके अनुभव के बारे में पूछता हूँ। कौन सी फेवरेट हीरोइन है तेरी? सोलंग। बोलो ना। बताओ ना। सोलंग नाला। फेवरेट हीरोइन पूछे हो यार। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, जैसे मैंने कोर्स के लिए पहले अप्लाई किया था, तो ये सोचकर अप्लाई किया था कि हाँ बहुत मज़े आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा ट्रैकिंग पे लेके जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोर्स शुरू हुआ, स्टार्टिंग के 10 दिन तो बहुत ही आराम से, लेकिन जैसे माउंटेन की तरफ आए, ओ भाई एक ही मन में एक ही बात आ रही थी कि इस कोर्स में मैं क्यों आया। मैं यहाँ आया था घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे लास्ट तक तो ऐसा हो गया कि हालत ख़राब हो गई हमारी। बट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मज़ा आ गया। वैसे तो यहाँ पे सबसे मुझे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। लिटरली यहाँ के लोग जितने अच्छे हैं उतना मतलब वर्ड्स ही नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है जिसे हम मतलब डिस्क्राइब कर पाए इन सबको। फील हो रहा है, और बकरताज में फील हुआ था तो एक ही गाना याद आता है कि ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो 2-4 वर्डिंग है। 6 फुट के छोरे खेता में जोर लावे हैं, फिर दूध गेला बैठ कर सांधा खावे से, पंगे मतने लिए कया था समझा कर तने गलती कर दी, छोरे रे शेर के मुंह में आकर तने रैपटा मार तने माटी में रोड़ दूं, तेरे शर की संदूक सीमा आजा खोल दूं। कैसा था वो? मच टफर देन माई एक्सपेक्टेशंस, मच टफर। और मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था, लेकिन नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स वेरी मेंटली डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग एज वेल। दोनों चीज़, फिजिकली एंड मेंटली वेरी डिमांडिंग। I run half marathons and I'm planning to run 42 a full marathon in Jan, लेकिन इसके जैसी कोई टफ चीज़ मैंने आज तक नहीं की है। 26 days continuously, very demanding। और पूरे कोर्स में मतलब ठीक है टफ तो था ये, बट अच्छा क्या लगा आपको स्टिल? मतलब बहुत सारी स्किल सीखने को मिली, जो कि someone who is passionate about mountaineering will definitely cherish for the rest of his life। तो स्किल सेट वाइज आई फील कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि किताबों से पढ़ के और बहुत मुश्किल है, डॉक्यूमेंट्रीज देख के नहीं पता चल सकता। someone has to go through this course to understand कि exactly क्या चाहिए होता है एक माउंटेनियर बनने के लिए। फालतू लोगों का काम नहीं है ये, बहुत बहुत दिलेर और बहुत ही मजबूत लोगों का काम है। किस तरीके के लोगों को आप रिकमेंड करोगे ये कोर्स की, मतलब वो आए और मतलब करें इसे? हाँ,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इन ट्रैकिंग के अंदर आज तक जिसका इंटरेस्ट बना हुआ है, दैट पर्सन शुड डेफिनेटली डू and take it a notch up. Trekking is just the basic, mountaineering is the next level. So unless you're very passionate about it, don't go for it, because it will test you every single day. हर दिन पिछले वाले दिन से ज़्यादा टफ होगा, हर दिन. तो अगर आप सही में पैशनेट हैं इसके बारे में तो ही आप जाइए इसके लिए. And the sooner the better. The younger you are, the higher chances you will really enjoy this. और ये हम वापस से पहुंच गए हैं मनाली, और कल अपना एक लास्ट रिटन टेस्ट है. ये मेरे रूम में सब मन लगा के पढ़ रहे हैं. वापस से आज कॉलेज की याद आ गई. वहाँ इंजीनियरिंग में एक रात में एक बुक निपटा देते थे. ये तो बस 10 पन्नों का सिलेबस था. पेपर एकदम फाड़ दिया. फिर एक छोटी सी फिल्म बनाई जो कल क्लोजिंग सेरेमनी में दिखाई जाएगी. और फाइनली इस 26 दिन की ट्रेनिंग का आज आखिरी दिन है. जो मैंने छोटी सी एक फिल्म बनाई थी वो मस्त प्रोजेक्टर पे चली. आज अपनी फिल्म ऑडिटोरियम में चली है. आने वाले वक्त में हर थिएटर में चलेगी. फिर आपको माउंटेनियरिंग का बैच लगा के सम्मान दिया जाता है, और हर एक ट्रेनी अंदर से जानता है कि अपने अंदर के पहाड़ को उसने जीत लिया है. और अब वक्त हो गया है अलविदा कहने का. थोड़ा सा बुरा लग रहा था. आज प्लान था कि सारे रूममेट्स के साथ मिलके जश्न मनाएंगे, लेकिन मेरी कोलकाता की फ़्लाइट ऑलरेडी बुक थी, तो मैं और अजीत सीधा निकल गए. आंखें देख रहे हो, ऐसा लगता है कि सोया नहीं हूं एक मुद्दत से. मालूम है क्यों खुली हैं? क्योंकि सपना देख रही हैं. हो सकता है ये सब आपके लिए कोई चलता फिरता व्लॉग या कोई आता जाता वीडियो होगा, लेकिन मेरे लिए सपने हैं मेरे. एक एक छोटी छोटी फिल्में मेरे सपनों की सीढ़ियां हैं. कमिटमेंट है मेरा इस ज़िंदगी को कि तबीयत से जी के जाऊंगा. पिछला बैराग पहाड़ों में कहीं हुआ था, अगला पहाड़ों की चोटी पे होगा.